प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग एक अन्य महत्वपूर्ण संप्रत्यय पर विचार करेंगे। वह संप्रत्यय है द साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एथिक्स। नीति शास्त्र का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? जब हम कोई भी नैतिक निर्णय देते हैं, नैतिक संप्रत्ययों की बात करते हैं, आदर्शों की बात करते हैं, मूल्यों की बात करते हैं, और उन आदर्शों, मूल्यों, संप्रत्ययों पर जब हम कोई मोरल जजमेंट या नैतिक निर्णय देते हैं, तो उस नैतिक निर्णयों के पीछे कौन सी मनोवैज्ञानिकता कार्य करती है, वो कौन से मनोवैज्ञानिक आधार हैं, इस पर चर्चा जो है हम लोग करेंगे। बेसिकली द वर्ड मोरल मीन्स व्हाट इज इन which moral quality or rightness or wrongness in present. The word non-moral means what which is derived to moral quality. Third, only voluntary and habitual action of a rational person are object of moral judgment. Non-voluntary action of a same person, adult, also are non-moral. अब जब हम नैतिक और नीति शून्य नैतिक कथनों की बात करते हैं, तब इसका मतलब क्या होता है? हम ये जानते हैं कि नीति शास्त्र का लक्ष्य मानव आचरण का वास्तविक आदर्श ढूंढना है। मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य क्या है, इन आदर्शों को ढूंढना ही नीति शास्त्र का मुख्य कार्य है। और इन आदर्शों से तुलना करके किसी मनुष्य के कर्म के औचित्य या अनौचित्य का प्रतिपादन किया जाता है। लेकिन जब हम किसी मनुष्य के कर्म की बात करते हैं, तो यहां हमें यह ध्यान देना होगा कि मनुष्य के सभी कर्मों पर हम औचित्य या अनौचित्य का निर्णय नहीं देते। वैसे कर्म जिन पर नैतिक निर्णय हो सकता है, वो नैतिक कर्म या मोरल एक्शन कहे जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि किन कर्मों पर नैतिक मूल्यांकन होता है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि मानव कर्म अनेक प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ कर्म सहज एवं यांत्रिक कर्म है, जो स्वभावतः या सहज रूप से मानव शरीर में चलते हैं, जैसे सांस लेना, भोजन करना, पानी पीना इत्यादि। इन यांत्रिक कर्मों को अनैच्छिक कर्म कहते हैं। यानी ये कर्म जो है वो नॉन वॉलंटरी एक्शन है और इन्हें नैतिक मूल्यांकन का विषय नहीं माना जा सकता। यानी जो भी अनैच्छिक कर्म है, वो अनैच्छिक कर्म जो है वो नॉन मोरल एक्शन है, because non-voluntary action of a sane human adult also are non-moral. क्योंकि इस कर्म पर हमारा कोई बस नहीं है, बिना सोचे समझे जो है हमने इस कर्म को संपादित किया। तो ये अनैच्छिक कर्म या यांत्रिक कर्मों को नैतिक नियम का या नैतिक निर्णय का विषय जो है ये नहीं बनाया जा सकता। अब दूसरी तरफ यदि अनैच्छिक कर्म वैसे कर्म हैं जो चेतन रूप से इच्छा चुनाव करके लिए जाते हैं, ऐसे कर्मों पर जो इच्छा और चुनाव के साथ लिए जाते हैं, उन कर्मों को हम
ऐच्छिक कर्म या वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। यही ऐच्छिक कर्म नैतिक निर्णय का विषय बनता है, क्योंकि नैतिक निर्णय जो है, नैतिक निर्णय लेते समय हम अपनी इच्छा, बुद्धि और स्वतंत्रता का प्रयोग करके कोई निर्णय लेते हैं। तो ये कर्म जो है ये मूल्यांकन का विषय बनता है। तो केवल ऐच्छिक कर्म जो है ये नैतिक मूल्यांकन के विषय होते हैं। अनैच्छिक कर्म जिस पर कि हमारा कोई बस नहीं होता है, ये कर्म जो है वो नैतिक मूल्यांकन के विषय नहीं है। अब प्रश्न ये है कि अगर हम यांत्रिक कर्मों या अनैच्छिक कर्मों को नैतिक मूल्यांकन का विषय मानते हैं, तो ऐसे में पशु पक्षियों के कर्म का भी नैतिक मूल्यांकन करना पड़ेगा, क्योंकि उनके भी कर्म जो हैं यांत्रिक या अनैच्छिक रूप से होते हैं। लेकिन किसी पशु पक्षी के कर्म को हम नैतिक या अनैतिक नहीं कहते हैं, ठीक ना। तो एक चीज तो यह है कि मान लीजिए कि जैसे अगर बिजली, आकाश से बिजली गिरती है और किसी व्यक्ति या किसी परिवार में किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तो हम तो ये नहीं कहेंगे ना कि बिजली का गिरना बड़ा बुरा था, उसने गिरकर बड़ा बुरा किया, उसका कर्म जो है अनैतिक कर्म है। ऐसा हम बिजली के लिए नहीं कह सकते या पशु पक्षियों के लिए भी नहीं कह सकते। अब आजकल राह चलते ही पता चलता है कि कोई कुत्ता काट लिया। अब कुत्ता काट लिया तो हम ये नहीं कहते हैं कि कुत्ता का काटना जो है बड़ा अनैतिक है, इसने काट करके बड़ा अनैतिक कर्म किया, बड़ा इसने अशुभ या बुरा कर्म किया। इस तरह की हम बात नहीं करते हैं। इससे स्पष्ट है कि जो भी क्रियाएं यांत्रिक या अनैच्छिक हैं, वो समस्त क्रियाएं नैतिक मूल्यांकन का विषय जो है वो नहीं बनती हैं, और ऐसी क्रियाओं को हम अनैच्छिक क्रियाएं या नॉन मोरल एक्शन कहते हैं। इसमें किसी पागल व्यक्ति द्वारा लिया गया निर्णय, पशु पक्षियों के कर्म और बालक तथा मनुष्य के अनैच्छिक कर्म जो है वो आते हैं। इसके बाद कर्म की जो दूसरी श्रेणी है वह है आदत जन्य कर्म, हैबिचुअल एक्शन। अब आदत जन्य कर्म के यदि हम ओरिजिन या उद्भव पर विचार करें तो हम ये देखते हैं कि इन कर्मों का प्रारंभ जो है वह ऐच्छिक कर्मों के साथ ही होता है। यानी ये कर्म पहले स्वेच्छा के साथ किए जाते हैं, कालांतर में यह आंतरिक प्रतीत होते हैं। अब चूंकि प्रारंभ में वह ऐच्छिकता के साथ उत्पन्न हुए और बाद में चल करके वो हैबिचुअल या आदत जन्य हो गए, इस कारण आदत जन्य कर्म को भी नैतिक मूल्यांकन के विषय के अंतर्गत रखा गया है। और यही कारण है कि हम मनुष्य की आदतों को अच्छा या बुरा कहते हैं कि नहीं, उसकी आदत बड़ी अच्छी है, उसकी आदत बड़ी बुरी है। यानी आदत हैबिचुअल तो हो गई, लेकिन इसका प्रारंभ जो है वो ऐच्छिकता के साथ होता है, बाद में चल करके वह हैबिचुअल यानी हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद कर्म की तीसरी कोटि, द थर्ड कैटेगरी ऑफ ह्यूमन एक्शन इज वॉलंटरी एक्शन, ऐच्छिक कर्म। ये कर्म की तीसरी कोटि है और इसी ऐच्छिक कर्मों पर ही नैतिक निर्णय जो है वो दिया जाता है। यानी वैसी क्रियाएं जिस पर नैतिक निर्णय हो सके
ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। जो कर्म नैतिक हैं वह उचित या अनुचित दोनों हो सकते हैं। यानी नैतिक कर्म ऐसा नहीं है कि नैतिक कर्म हमेशा जो है वो उचित ही होगा। नैतिक कर्म भी अनुचित हो सकता है, और अनुचित जो है उस पैराडाइम ऑफ मोरालिटी की एक जो है वो कैटेगरी है। तो नैतिक कर्म जो है वह उचित या अनुचित दोनों हो सकता है। हम किसी कर्म को अनुचित नैतिक निर्णय के बाद ही कहते हैं। यानी किसी कर्म को जो हम कहते हैं कि नहीं ये कर्म जो है वो अनुचित है, यानी अनुचित की स्थिति जो है वह नैतिक निर्णय, उस निर्णय के बाद की दी हुई स्थिति है कि नैतिकता के पैरामीटर पर वह कर्म जो है क्या है, अनुचित है या अनैतिक है। जब कोई मनुष्य स्वतंत्र रूप से संकल्प कर कोई ऐसा कर्म करता है जिसके साधन और हेतु का पूर्व ज्ञान, यानी किस इंस्ट्रूमेंट का वो प्रयोग कर रहा है और उस इंस्ट्रूमेंट की फाइंडिंग एट लास्ट क्या होगी, जब इसका ज्ञान उस मनुष्य या व्यक्ति को रहता है, तब उसकी क्रिया को हम ऐच्छिक क्रिया और कर्म को ऐच्छिक कर्म कहते हैं। उपर्युक्त तथ्य के विश्लेषण से ये स्पष्ट होता है कि ऐच्छिक कर्म की 3 स्थितियां होती हैं। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ वॉलंटरी एक्शन। ऐच्छिक कर्म की 3 स्थितियों में द फर्स्ट स्टेजेज ऑफ वॉलंटरी एक्शन इज मेंटल स्टेजेज। इसकी जो पहली स्थिति है वह मानसिक स्थिति है। इस मानसिक स्थिति या मन से ही क्रिया का प्रथम प्रारंभ होता है, यानी क्रिया की उद्भावना जो है इस मेंटल स्टेजेस से ही होती है। सेकेंड, बॉडली और ऑर्गेनिक स्टेजेज, शारीरिक स्थिति। अब मन जो है अपनी अभिव्यक्ति शारीरिक व्यंजनाओं के साथ, मन में कोई हलचल होती है, मन में कोई पीड़ा होती है, यानी मानसिक स्थिति अगर सफर कर रही है तो उसका रिएक्शन जो है कहीं ना कहीं हमारी शारीरिक अभिव्यक्तियों में देखने को मिलता है। और जो तीसरी स्थिति है वह है एक्सटर्नल स्टेजेस या बाह्य स्थिति। अब जब हम कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म का आधार जो है मनुष्य की ऐच्छिकता है, स्वतंत्रता है, चयन है। हम स्वतंत्र निर्णय के साथ चयन करते हैं और उस चयन में कहीं ना कहीं जो है बुद्धिमत्ता या रेशनैलिटी का योगदान होता है। अब ऐच्छिक कर्म के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा होती है, यानी कोई ना कोई मोटिव होता है। इस प्रेरणा का कारण कोई ना कोई अभाव होता है या वांट होती है। हम कोई कर्म क्यों करना चाहते हैं? हम कोई कर्म इसलिए करना चाहते हैं कि हम अपने अंदर किसी न किसी प्रकार की एक एम्प्टीनेस या रिक्तता का अनुभव करते हैं। उस रिक्तता को फुलफिल करने के लिए, यानी अभाव को पूर्त करने के लिए, भरने के लिए हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होती है कि हम इसको क्या करें, भरे। अब भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? इच्छा मात्र उत्पन्न हो जाने से तो वो चीजें भरेंगी नहीं, तो भरती हैं वो कर्म के माध्यम से। यानी इच्छाओं की पूर्ति जो है वो किसी न किसी वस्तु की इच्छा होती है। प्रत्येक इच्छा किसी न किसी वस्तु की इच्छा होती है और इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम कर्मोन्मुख होते हैं, कर्म की ओर उन्मुख होते हैं। जैसे प्यास लगने पर मनुष्य पानी का विचार करता है। यहां पानी पीना जो है ये लक्ष्य है,
ये इंड है, और पानी पीने का विचार जो है ये मोटिव है। तो प्रत्येक मोरल एक्शन में, नैतिक कर्म में ये दो चीजें होती हैं, एक तो मोटिव और दूसरा जो है वो इंड या लक्ष्य। जब हम नैतिक संप्रत्ययों की बात करते हैं तो उसमें इच्छा का संप्रत्यय यानी डिजायर का संप्रत्यय जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज डिजायर, इच्छा है क्या? अगर हम बाय डेफिनेशन जाना चाहें तो बेसिकली डिजायर इज क्रेविंग of an agent for the attainment of an object to relieve some wants। इच्छा जो है ये मनुष्य अपने अंदर कुछ अभाव को महसूस करता है और उस अभाव को पूरा करने के लिए उसके अंदर कुछ आवेग उत्पन्न होते हैं, कुछ मनोभाव उत्पन्न होते हैं, और उन मनोभावों के द्वारा मनुष्य कर्म की ओर उन्मुख होता है। स्पष्ट है कि इच्छा जो है वो किसी वस्तु की इच्छा होती है, और उस वस्तु की पूर्ति के बाद मान लीजिए कि हमें भूख लगी है, तो भूख लगने पर मनुष्य जो है वो भोजन की इच्छा करता है, और भोजन प्राप्त होने के उपरांत या तो उसे सुख की अनुभूति होती है या दुख की अनुभूति होती है। भोजन अच्छा है तो सुखानुभूति होगी, और भोजन यदि स्वादहीन है तो हो सकता है कि उसे दुखानुभूति हो। तो इस प्रकार इच्छा जो है वो अनुभूति के संप्रत्यय से जुड़ी हुई है। अब इच्छा में मानवीय संज्ञान के जितने भी ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज। फर्स्ट फीलिंग, विलिंग एंड नोइंग। ये मानवीय संज्ञान के 3 पक्ष हैं। इन तीनों पक्षों से इच्छा जो है ये जुड़ी हुई है, यानी तीनों क्रियाएं जो हैं इच्छा में समाहित होती हैं। इसमें मानसिक स्थिति होती है, मानसिक स्थिति के बाद उसको हम अपने शारीरिक आचार या व्यवहार से व्यक्त करते हैं, और उस आचार या व्यवहार का प्रभाव जो है वो दूसरे मनुष्यों के आचार व्यवहार पर पड़ता है। इस प्रकार इच्छा में ये तीनों क्रियाएं जो हैं वो समाहित होती हैं। अब इच्छाएं होती किसके पास हैं? स्पष्ट है कि इच्छाएं जो हैं ये केवल चिंतनशील प्राणियों में होती हैं, और वह चिंतनशील प्राणी जो है वह मनुष्य है, इसलिए इच्छाएं मनुष्य में होती हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी इत्यादि में कोई इच्छाएं नहीं होती हैं। इच्छा सदैव विषय की इच्छा होती है, जिनका किसी व्यक्ति के लिए मूल्य है। किसी वस्तु को हम मूल्यवान समझते हैं, इसलिए उसकी इच्छा करते हैं, क्योंकि किसी वस्तु को मूल्यवान मानना, हम किसी वस्तु को मूल्यवान क्यों मानते हैं? इसका सीधा सा संबंध मानवीय चरित्र से है, ह्यूमन कैरेक्टर से है। यानी मूल्यवत्ता कहीं न कहीं मानवीय